ये क्वेश्चन हमारे पास है, पैरेलल का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 240 ओम रेजिस्टर्स यानी कि दो 40 ओम के रेजिस्टर और एक 20 ओम का रेजिस्टर्स आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, पैरेलल में कनेक्टेड है विद ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में पता चल गया 12 वोल्ट की है। कैलकुलेट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई। ठीक, तो क्वेश्चन में पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, करंट हर रेजिस्टर में क्या होगा, तुम्हें पता है हर रेजिस्टर में करंट अलग अलग होगा, और पूछा कि क्या करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला मत सोचो, पहले ये समझो कि सर्किट डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है सर्किट डायग्राम से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले समझो कि पैरेलल में कनेक्टेड है तो 240 ओम के रेजिस्टर है, 240 ओम के रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो कैसे होंगे हमारे पास, जैसे ये डायग्राम हमने ले लिया, ये रजिस्टर हो गया एक, और एक है हमारे पास 20 ओम का, तो ये 40 ओम का, 40 ओम का, 20 ओम का। ठीक, और ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, प्लस माइनस। अब ये वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, आई करंट देगी होगी, मुझे नहीं पता क्या करंट देगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, ये रेजिस्टर में दे दे, ये दे रखा है। तो यहाँ पर जब आई जाएगा तो यहाँ पर आएगा I1, यहाँ करंट आएगा I2, यहाँ करंट आएगा I3। ठीक, तो 3 आएंगे, और यहाँ पर भी करंट क्या होगा, I1, यहाँ होगा I2, और यहाँ करंट होगा I3, और जब वो कंबाइन करेंगे तो यहाँ करंट जो है सर्किट में I फ्लो कर रहा होगा। ठीक, तो ये सब तुम सर्किट डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक, तो पहले पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो अभी तुमने क्या सीखा, ठीक है, सॉल्यूशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो तुमने पढ़ा था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। ठीक, तो तुम ऐसे समझ सकते हो, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। ठीक, तो मान लो, तुमने मान लिया, तो 1/R इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। अब देखो, क्या कोई कैलकुलेशन है हार्ड ऐसी कुछ में, सिर्फ कंसेप्ट का खेल है, समझना कैसे कनेक्टेड है, सर्किट कैसे काम कर रहा है, और सिंपल सी कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का एडिशन जो तुमने 8th क्लास में सीखा होगा। तो सेम 40 एलसीएम आएगा। ठीक, तो 1 प्लस 2। ठीक, तो ये आ गया 4/40, ये मेरा किसके बराबर होगा, 1/R के। अब देखो 1/R आ गया 4/40। ठीक, इसे और सॉल्व करूँ तो 1/10 होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके R मेरा आ जाएगा 10 ओम। ठीक, अब R की वैल्यू आ गई 10 ओम। ये क्या है, मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस से V = IR अगर फॉर्मूला यूज करूँ सर्किट के लिए, ठीक, तो सर्किट के लिए वोल्टेज की पावर सप्लाई 12 वोल्ट है, और करंट मेरे को पता है I फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, लेकिन I1, I2, I3 मुझे नहीं पता। अभी सिर्फ हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन का पूरा रेजिस्टेंस मेरे को क्या मिला, 10 ओम है ना। अब देखो कैसे बात समझने की है, बात समझने की क्या है कि यहाँ पर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है 10 ओम आया है। अब तुम क्या देख रहे होगे या सोच रहे होगे कि यहाँ तो 40 ओम है, 40 ओम है, 20 ओम है, और जब मैंने इनको मिलाया तो रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम। ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अगर तुम देखो तो ये आ रहा है 1/R1 R2 R3, यानी कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है कुछ रेजिस्टर्स तो उनका रेजिस्टेंस हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है मिनिमम आता है, क्यों,
क्योंकि रेसिप्रोकल में हम यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये जब क्वेश्चंस है मैं थ्योरी में ना डिस्कस करके सीधा जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि तुम एग्जांपल से भी समझो ये नाम क्यों रखा। क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े ओम की वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को सॉल्व करके आ रहा है 10 ओम। इसका मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस वो मिनिमम आ रहा है। अब अगर मैंने तुमसे बोला होता कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, तो तुम क्या लिखते कि 40 है 20 है, तो तुम इसको प्लस कर देते 40 + 40 + 20 यानी कि 100 ओम आता। सही बात है, ये तो तुम जानते हो R1 R2, ये तो तुम्हें कैलकुलेशन में तो बहुत ही होशियार हो तुम। तो ये आ गया तुम्हारे पास। तो इस सीरीज में तुम्हारे को क्या दिख रहा है कि 100 ओम आ रहा है, यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इनका कॉम्बिनेशन करूं तो ये जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगी। तो ये टर्म याद रखना, पॉइंट कहीं स्टार मार्क करके लिख लो कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में सॉल्व करके आता है। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई हो तो 10 ओम समझ में आ गया। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं सर्किट की बात करूं तो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई और करंट जो है मेरा I है और रेजिस्टेंस मैंने सॉल्व करा 10 ओम, तो मेरे को I की वैल्यू क्या मिलेगी 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। ठीक, तो ये जो करंट है वो पावर सप्लाई में, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द पावर सप्लाई, ये है 1.2 एम्पियर। इतना करंट पूरी पावर सप्लाई में जो है फ्लो कर रहा होगा। ठीक, अब जब 1.2 एम्पियर आ गया तो ये दो चीजें सॉल्व होगी। अब पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि I1 I2 I3। ठीक, तो मेरे को क्या बात पता है कि इनका जो वोल्टेज है V वो बराबर होगा इसके, यानी कि 12 वोल्ट का जो है वोल्टेज सब में होगा। सब इसका भी वोल्टेज 12 वोल्ट, इसका भी 12 वोल्ट, इसका भी 12 वोल्ट। ठीक, तो जब 12 वोल्ट फिर पे फॉर्मूला है, ठीक, तो हम जरा इसको अब पॉइंट डाल के लिख लेना जरूर इस पॉइंट को। ठीक, अब ये भी सॉल्व कर लिया है तो इसको हटा लेना, कोई यूज नहीं है ना। तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम रखते हैं क्योंकि अभी हम इसका कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 1.2 एम्पियर आ गया किसका, पावर सप्लाई का। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर मैं R1 के लिए बात करूँ तो मैं बात करता हूँ V = I1 R1 होगा, है ना। अब V = I1 R1 होगा, ये कैसे लिया, क्योंकि V = IR ओम्स फॉर्मूला है। तो यहाँ पर V क्या है, अब V तो 12 वोल्ट, जब मैंने सब में कहा कि सेम होगा तो जिसका वोल्टेज क्या है सेम होगा 12 12 12। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 = V/R1, यानी कि 12/R1 की वैल्यू तुम्हें पता है 40 ओम है। ठीक, ऐसे ही I2 के लिए V/R2 होगा। अब तुम बार बार इस फॉर्मूले को दिमाग में लाके ये चीज़ लिख सकते हो कि V = I1 R1 होगा, तो मैं इसको I2 को लिख रहा हूँ V = I2 R2, तो अपने आप वो डेसिमल में आ जाएगा या नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन 40 वोल्ट क्या है 12/40 और I3 है मेरा वोल्टेज 12, लिख देता हूँ वरना तुम वही V/R3, तो 12/20। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.3 एम्पियर आ रहा है, इसको सॉल्व करूँ तो 0.3 एम्पियर आ रहा है, इसको सॉल्व करूँ तो 0.6 एम्पियर आ रहा है। ठीक, तो I1 I2 I3, ठीक है, I1 I2 I3, यानी कि अब मैंने क्या चीज़, देखो मेरे को क्या समझ में आ रही है, I डिवाइड होता है I1 I2 I3, तो मैं इस चीज़ को चेक कर सकता हूँ क्या करंट सच में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो I मेरा आया है पूरे पावर सप्लाई का वो 1.2 एम्पियर बराबर किनके आने चाहिए, इनके सम के। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 1.2 एम्पियर निकाला, 0.3 + 0.3 + 0.6 यानी कि 1.2 एम्पियर आ रहा है। देखो 0.339 6 और 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर, यानी कि जो मैं बात कह रहा था कि I1 I2 I3 मिलके I बनेगा, उसकी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। ठीक, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि I डिवाइड होगा I1 I2 I3 में और ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक, और क्या चीजें इसमें समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, करंट की वैल्यू देखो 0.3 एम्पियर,
यहाँ करंट वैल्यू 0.3 एम्पेयर, मतलब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कम है, 20 ओम का है, तो देखो करंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये 0.3 से ज़्यादा तो 0.6 होगा। यानी कि क्या बात समझ में आई कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इक्वल टू I1, क्योंकि I1 और I2 तो बराबर है 0.3, लेकिन I3 बड़ा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है छोटा है और R1 R2 क्या है, बराबर है ना। तो ये बात क्या समझ में आ रही है कि देखो रेजिस्टेंस कम है 20 ओम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है 40 ओम तो करंट 0.3 है। तो ये बात क्या समझ में आ रही है जो हमने ओम्स लॉ में डिस्कस करी थी कि रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, तो I आ जाता है V अपॉन R, तो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो ये बात तो हमने थ्योरी में पढ़ी कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन जब हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो हाँ हमें वैल्यू सॉल्व करके जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो सब समझ रहे हैं। तो हाँ ये बात सच है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है। देखो ये 40 ओम का रेजिस्टर है ना R1, ठीक, और ये भी 40 ओम का है, ये मेरा 20 ओम का रेजिस्टर है, लेकिन 20 ओम के लिए 0.6 एम्पेयर, 40 के लिए 0.3, 40 के लिए 0.3। इसका मीन्स कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ये बात दिमाग में डाल लो तो हमारी वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं आ सकती। कंसेप्ट बिल्ड करो, क्वेश्चन कोई सा भी हो तुम सॉल्व कर दोगे, मुझे पता है। बस कंसेप्ट समझो कि कैसे कैसे तुम्हें प्रोसीड करना है, क्या चीज़ें समझनी है, I इक्वल टू I1 I2 ठीक। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और उनकी वैरायटी देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ समझने पे जोर दो, कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे, ठीक। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मीन्स कि जो मेरे को वैल्यूज दे रखी हैं हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक। बैटरी होगी तो ऐसा कुछ सर्किट होगा, ठीक। और मुझे 220 वोल्ट का, यहाँ पे बैटरी नहीं है, पावर सोर्स है जो कि हमारे घर में डेली यूज़ होता है। ये 220 वोल्ट का पावर सोर्स है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, इसे L बोल देते हैं, लैंप आ गया। टोस्टर को T से डिनोट कर देते हैं, ये आ गया हमारा 50 ओम। और वाटर फिल्टर तो F से डिनोट करते हैं, ये आ गया 500 ओम, ठीक। तो ये तीन रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि मैं शुरू से ही समझा रहा था ये रेजिस्टेंस क्या होंगे, अप्लायंसेस होंगे, उनके रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यूज होगी, ठीक। तो यहाँ पर और क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट ऑल द थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। इसका मीन्स कि अब इसके अंदर क्या करंट होगा अगर वो करंट जो इस पावर सोर्स से ये सर्किट ले रहा है, मेरा पूरा कॉम्बिनेशन, इस करंट की मुझे वैल्यू बतानी है जो कि ये पूरा कॉम्बिनेशन ले रहा है, पावर सोर्स जो दे रहा होगा, है ना। यानी कि I की वैल्यू निकालनी है जो फ्लो करेगा, और साथ में क्या बताना है, रेजिस्टेंस भी बताना है उस आयरन का, ठीक। तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ तो करंट निकल जाएगा, और करंट निकालने के लिए हम पता है ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को तुम कई तरीके से कर सकते हो, ठीक, लेकिन जैसे समझाया है मैंने वैसे अप्रोच करते हैं। सर्किट ड्रॉ करा, ठीक। पहला काम क्या, हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तभी तो हमें ये अलग अलग करंट की वैल्यूज पता चलेंगी। क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ अब करंट इसमें से नहीं पूछा, इसमें से नहीं पूछा, इसमें से नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि अब अगर हम एक आयरन कनेक्ट करते हैं इस पावर सोर्स से तो वो करंट उतना ही निकालने के लिए
कितनी वैल्यू होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, यानी कि जितना ये रेजिस्टेंस के वैल्यू कॉम्बिनेशन में आएगा उतना इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? ठीक, तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लें 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 500 एलसीएम 5 प्लस 10 प्लस 1, तो रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 10 5 16 500/16। इसको सॉल्व करें तो 48 21.32 देन आएगा 8 6, ठीक है 13.25 ओम आएगा। सॉल्व करके देख लेना। ठीक, तो ये कोई हार्ड कैलकुलेशन है नहीं, तो ये रेजिस्टेंस आ गया 31.25 ओम। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का देखो दोबारा से वो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाली बात समझ में आ रही होगी कि 100 ओम 50 ओम 500 ओम ये ऐसे ओम के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में मिलकर 31.25 ओम का रेजिस्टेंस देख रखे हैं। यानी कि इसका मीन्स कि रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये बात जब समझ में आ जाती है तो हमें बताना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ठीक, दैट टेक एज मच एज करंट ऑल द थ्री अप्लायंसेस, यानी कि जो करंट I1 I2 I3 में जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 वो सारा करंट आयरन ले रही है। यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जितना कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का मतलब क्या समझे तुम लोग कि अगर मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करूं तो ये ऐसा होगा। इस दोबारा ड्रॉ करने का मतलब मैं बताता हूँ। अभी ये 220 वोल्ट का है। ठीक, तो हमने एक बात क्या समझी कि जब हम रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो इनकी जो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, उनको हम कॉम्बिनेशन में हमने देखा 31.25 ओम आया। यानी कि इन तीन रेजिस्टेंस को ना यूज करके हम डायरेक्ट 31.25 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ये बात समझने वाली है कि इनका एक्चुअल में कॉम्बिनेशन करके ये आया है। तो अगर 31.25 रेजिस्टेंस यूज करोगे तो ये उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जो कि जितने ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो ये आई ना वैल्यू, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है और ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये करंट आई ड्रॉ कर रहा होगा, यानी कि मेरे आयरन का रेजिस्टेंस 31.25 ओम होना चाहिए। और अगर करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है I = V/R। तो 220/31.25 सॉल्व करोगे मेरे हिसाब से 7 एम्पियर के आसपास कुछ आना चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन में समझने की बात क्या थी कि करंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन करंट कर दोगे तो कितना होगा, कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे समझनी है बात को, ये सब चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब जब तुमने पैरेलल और सीरीज दोनों चीज़ें समझ ली तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि डेली लाइफ से कैसे कोरिलेट करोगे, हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कौन सा बेस्ट है, सीरीज वाला या पैरेलल। पढ़े रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो कैसे हमने समझा, और सीरीज में कनेक्ट करते हो तो कैसे समझा। तो इस बात को हम समझो कि अगर हमें डेली लाइफ में यूज़ करने हैं अप्लायंसेस तो तुम्हें कौन सा बेस्ट तरीका लगेगा। अब कैलकुलेशन से तुम सोचोगे तो तुम तो बच्चे हो, तुम सोचोगे यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करे, उल्टी पुल्टी और अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करो, कई बार गलत भी हो जाता है, हम रेसिप्रोकल नहीं कर पाते। इससे बेटर ऐसे सीधा जोड़ दो और ये हमारे लिए सीरीज वाला आसान होगा, है ना। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम पैरेलल वाला यूज़ करते हैं। अब पैरेलल वाला यूज़ करते हैं, इस बात को ऐसे समझो कि ये सीरीज में रजिस्टर्स हैं। ठीक, अभी तक ये समझाया था तुम्हें। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ये मेरा बल्ब हो गया। ठीक, यहाँ पर है मेरा फैन। ठीक, और कूलर के लिए क्या बनाए, सिंबल ऐसे बनाए। ठीक है, ये मसला दे रहा है। तो ये हो गया बल्ब, ये हो गया फैन, ये हो गया कूलर। ठीक, तो तुम्हें बात यहाँ क्या समझने की है कि अब यहाँ से करंट आया, सब में करंट बराबर गया। अब
पहला सीरीज में खराब बात क्या कि भाई करंट सब में क्या जा रहा है, सेम। अब तुम मुझे बताओ, क्या बल्ब, फैन, कूलर को सेम करंट जाएगा? तो सोचो कूलर तेज चलता है और फैन धीरे चलता है, तो कूलर का जो पंखा है वो फैन के अगर पंखे की तरह घूमे तो क्या हमें ठंडी हवा लगेगी? तो हम कूलर यूज़ करेंगे? तो आंसर नहीं। यानी कि हम क्या चाहेंगे, भाई कूलर तू तेज चल तो हमें गर्मी से राहत मिलेगी, तो हम चाहेंगे तेल में करंट ज़्यादा जाए। अब मैंने अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो करंट सेम है, तो जो बल्ब के लिए चाहिए था मेरे को करंट, उतना ही पंखे में जा रहा है और उतना ही कूलर में जा रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ इसका डीमेरिट हो गया, क्योंकि ये अप्लायंस अलग है, इनकी जो यूज़ चाहिए, इनको जितना करंट चाहिए वो अलग चीज़ है ना। तो अलग अलग अप्लायंस। और साथ में अगर मान लो कोई मैंने ले लिया ओवन, ठीक, अब ओवन के तो और करंट चाहिए, हीटिंग करना है, साथ में ले लिया आयरन भी भाई साहब, ठीक, आयरन का यूज़ कर रहे हैं हम, प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज़ कर रहे हो तो भाई इसके लिए भी करंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये हीटिंग कर रहा है। इसका मीन्स इनका करंट क्या है, ज़्यादा चाहिए, हीटिंग कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट चाहिए। तो ये यहाँ इसका मतलब कि इनको करंट ज़्यादा चाहिए। अब सब में आ ही जाएगा, तो हल्का सा अगर आयरन गर्म हुआ तो क्या वो प्रेस कर पाएगा कपड़ों को? तो आंसर है नहीं। इसका मीन्स कि सीरीज़ का एक डिमेरिट क्या है कि करंट सब में सेम जाता है, ठीक। तो पहला बात, करंट सब में सेम आता है। अब इसको समझो कि कैसे करंट सब में सेम जा रहा है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सबको करंट की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, इनकी पावर्स अलग है, पावर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी तुम पंखे कूलर की स्पीड से समझ सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं पैरेलल में आ जाऊँ तो पैरेलल में कनेक्टेड कैसे होंगे भाई साहब? ये बल्ब हो गया, मान लो ये हो गया हमारा पंखा, साथ में आ गया कूलर, और आ गई हमारा ओवन, और आ गया इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये अलग अलग चीज़ों का हमें पता है कि करंट अलग अलग आने वाला है, सही बात है कि इनका आई है और साथ में पावर सप्लाई होगी। अब इनमें करंट अलग अलग आएगा, I1, I2, I3, I4, I5। अब तुम्हें ये बात समझने को ये थी कि इनमें करंट अलग अलग जो आएगा उसका मीन्स क्या है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके रेजिस्टेंस पे। क्योंकि जो वैल्यूज हमने एक क्वेश्चन में देखी थी सबसे पहले वाले पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या देखा था कि भाई जिनका जितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से मेरा जो है करंट जो है फ्लो कर रहा था। यहाँ I1, I2, I3, I4, I5 करंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा था करंट उतना कम हो रहा था। जैसे 40 ओम वाले रेजिस्टर में 0.3 एम्पियर करंट था और 20 ओम वाले में 0.6 एम्पियर था। 0.6 वाला ज़्यादा है पर रेजिस्टेंस तो कम है, इसका मीन्स इनके रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जाएगा। तो भाई ये तो फ़ायदे की बात हुई, क्योंकि भाई अलग अलग चीज़ें हैं, उनको अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट मिलेगा, तो जो उनका यूज़ है वो हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो बात समझने की ये कि यहाँ पर करंट डिफरेंट है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको काम करने का तरीका अलग है, स्पीड भी अलग है। फैन कूलर से तुम समझ सकते हो। अब दूसरी चीज़ क्या समझ सकते हो, सीरीज़ का डीमेरिट, ठीक है। मैंने पहले बोले पैरेलल अच्छा होगा, है ना। अब देखो सीरीज़ में एक और चीज़ क्या कि अब सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब अगर मान लो तुम्हारा बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया, अब बल्ब फ्यूज़ होने का मतलब क्या है कि इसके बीच में जो फिलामेंट है वो क्या ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो इसमें से करंट आगे नहीं जाएगा, तो ये जो आई जा रहा है ना, आई गायब ही हो गया, समझ लो आई गायब हो गया, है ना। तो ये आयरन है ही, आई गायब हो गया, अब ये करंट जो है फ्लो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ करंट निकला भाई साहब, मेरे को जाना है बैटरी से, सब में घूमना है मेरे को और फिर सबको चलाना है। अब करंट बल्ब में गया, बल्ब तो फ्यूज़ हो गया। अब बल्ब फ्यूज़ हो गया, इसका मीन्स क्या, करंट आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो ब्रेक है फिलामेंट ब्रेक कर गया, करंट आगे नहीं जा पा रहा। तो ना तुम्हारा पंखा चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, ना हमारा ओवन चल रहा है, ना आयरन चल रही है। अब ये सारे अप्लायंस नहीं चल रहे, तो इसका मीन्स क्या कि जो सीरीज़ है उसमें अगर ब्रेक आ जाए, कैसे, अगर कोई अप्लायंस ख़राब हो जाता है, अप्लायंस गॉट डैमेज, ठीक, तो सर्किट क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, सर्किट ब्रेक्स, ठीक।
तो रेस्ट ऑल इक्विपमेंट या अप्लायंस लिख सकते हो डजंट वर्क। ठीक, अब ये तो बात समझने वाली है कि अगर यहाँ से टूट गया करंट का या रस्सी टूट गई तो आगे के लोग कैसे खींचेंगे या कैसे चलेंगे। तो करंट निकला, यहाँ गया, कुछ हुआ नहीं, बेचारा ऐसे रह गया, तो ना तुम्हारा पंखा चला, ना कूलर, ना कुछ। अब मान लो बल्ब ना फ्यूज हुआ, ठीक है, बल्ब मस्त चल रहा था और तुम्हारा फैन खराब हो गया। अब फैन तुम्हारा बंद हो गया, बल्ब उसमें कुछ फ्यूज हो गया, बल्ब तो चल रहा था। अब तुम्हें मान लो गर्मी लग रही है तो कूलर कैसे चलाओगे, ओवन कैसे चलेगा, आयरन कैसे चलेगा। इसका मीन्स क्या कि सीरीज़ का डिमेरिट क्या है, ये लगातार कनेक्टेड होंगे, तो अगर कहीं फॉल्ट आ जाए, ब्रेक हो जाए, तो हमारे जो है इक्विपमेंट या तो उनमें खराबी आ सकती है या फिर वो चलना बंद कर देंगे। अब अगर बात करते हैं पैरेलल की, तो तुम्हें ये बात साफ समझ में आ रही होगी कि मान लो बल्ब खराब भी हो जाए तो क्या I2, I3, I4, I5 में पड़ेगा फ़र्क? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा? फ़र्क तो हमारा इस चीज़ से पड़ेगा। अब मेरा बल्ब जो था वो फ्यूज़ हो गया, तो यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है ना, करंट रुक गया। तो यहाँ करंट रुकने से फ़ायदा क्या? करंट तो भाई यहाँ से जा रहा है ना, तो करंट यहाँ I2 में चला जाएगा, I3 में चला जाएगा, I4 में चला जाएगा, I5 में चला जाएगा। यानी कि इसके फ्यूज़ होने से कोई नहीं आया, इफेक्ट नहीं आया, पंखा मस्त चल रहा है, कूलर चल रहा है, ओवन चल रहा है, आयरन चल रही है ना। तो बात समझने वाली ये थी, क्योंकि यहाँ करंट अलग है, तो यहाँ पर इसको ख़राब होने से या पंखा ख़राब हो गया तो I3, I4, I5 और I1 सब चलेगा। लेकिन सीरीज़ में क्या है, अगर एक चीज़ टूट गई तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो पैरेलल को हम इसीलिए डेली यूज़ करते हैं, डेली जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। यहाँ तक कि जो हमारे घरों में लाइटिंग है या पंखे, कूलर, ये सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। किसी का भी जो है इस तरीके से सीरीज़ में नहीं होता कि पंखा चलेगा पहले, फिर कूलर चलेगा, फिर ये चलेगा, वो चलेगा, तो इसका मीन्स नहीं होता। ठीक, तो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन आए। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस, कई बार हम कुछ चीज़ें सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और कुछ चीज़ें जो है पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है, हम कई बार चाहते हैं कि उसको हम डायरेक्ट सोर्स दें पावर सप्लाई का, जो हमें यूज़ करना है। जैसे अगर हम मोटर की बात करें, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होती है, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, उनको डायरेक्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका हम ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करके करंट की वैल्यू कम नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ समझा के जा रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर तुम खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये दोनों चीज़ें पैरेलल में होंगी तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये दोनों चीज़ें पैरेलल में होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, तो मैंने जो हटाने का कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रिक आयरन वाले क्वेश्चन में, कि इसका कॉम्बिनेशन को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जो इनका इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट का एक जो वैल्यू लगा सकता हूँ, फिर वो तीनों चीज़ें क्या होंगी सीरीज़ में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। ठीक, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो, कंसेप्ट सीखो, उन्हें रेक्टिफिकेशन से बचाओ, क्योंकि तुम कंसेप्ट समझ गए हो तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।